Hello everyone, this is Nia from Learning Hub and today we are again back with our class second of the topic Indian Constitution. कल मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी अपडेट्स या थोड़ा आउटलुक सा दिया था, तो आज हम उसमें से कुछ टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ेंगे जिसमें मुझे लगता है कि शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने आपको कल लास्ट टॉपिक में करवाया था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बोरो किया गया है, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, क्यों बना, कहां से अडॉप्ट किया गया, ये सब हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की इंट्रोडक्शन की, तो उसमें हम क्या देखते हैं, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। अब बेसिकली हमारे पार्लियामेंट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव और एक होता है हमारा जुडिशरी। अब हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। लेजिस्लेचर को हम लॉ मेकिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। इट मींस कि जौन सा ऑर्गन लॉज बनाता है, लॉज क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन से बनेंगे, जो ऑर्गन ये सब कुछ देखेगा उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर ने लॉज बना दिए, याद आप ऐसे रखेंगे, एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ मेकिंग बॉडी, इसको हम लॉ मेकिंग बॉडी भी बोलते हैं। अब लेजिस्लेचर ने तो लॉज बना दिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट मतलब लोगों में उसको कौन प्रमोट करेगा, कौन एनफोर्स करेगा कि आपको ये सब मानना पड़ेगा, लोगों को कानून मानने पड़ेंगे, तो वो किसका फंक्शन होता है? वो हमारा होता है एग्जीक्यूटिव का फंक्शन। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मीन्स कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव इन लॉज को एग्जीक्यूट कराएगा विद इन द सोसाइटी। क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। Now, if we come towards the judiciary is the legal system of our country, which means हमारी कंट्री का जो भी कोर्ट का सिस्टम होगा वो सारा जुडिशरी में आएगा। अब कोर्ट हमारे इंडिया में सबसे सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स लेवल ऑफ कोर्ट जो मानी जाती है वो मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही एपेक्स लेवल ऑफ द कोर्ट या इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट माना जाता है। इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा इंडिया में ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाद आती है हमारे पास हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोकल कोर्ट्स आती हैं। ये सारा जितना भी कोर्ट का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, ये सारा हमारा किस पे जाएगा? जुडिशरी में जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो आपस में इंटरलिंक्ड है, बट जुडिशरी का इसमें क्या रिलेशन है? लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सपोज अगर हम मना कर देते हैं कि हम आपका ये लॉ नहीं मानेंगे, या फिर ड्यू टू एनी डिस्क्रिमिनेशन जो कुछ लोग हैं उनको लॉज दिए ही नहीं जाते। सपोज एक वुमेन है, उसको लॉ राइट टू वोट हमारा एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमें किसी वुमेन को वो राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या करेगी? उस सिनेरियो में क्या कर सकती है? वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकती है कि मुझे मेरे बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जुडिशरी का सिर्फ एक रोल होता है कि अगर किसी भी पर्सन को उनके लॉज, उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे, तो ही और शी कैन डायरेक्टली अपील टुवर्ड्स द जुडिशरी कि मुझे मेरे जो लॉज या राइट्स हैं वो क्या किए जाए? प्रोवाइड किए जाए। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. Legislature is the law making body, executive is the body which executes the laws, and judiciary is the body which take care that everyone is being treated equal in the concept of their rights. Right? उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बोरो कहां से किया गया? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से बोरो किया गया। उसके बाद हम दो चीजें पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास आते हैं एक रियल एग्जीक्यूटिव और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो पर्सन जिसके पास एक्चुअल में सारी पावर्स हैं, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वो होता है जिसके पास पावर्स तो हैं बट रियल एग्जीक्यूटिव से थोड़ी सी कम है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए हमारी कंट्री का रियल एग्जीक्यूटिव हम प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं। प्रेसिडेंट कब पावर में ज्यादा आता है? जब प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो वेकेंट होती है ड्यू टू एनी रीजन। सपोज प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई या प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, इमरजेंसी हो गई, कुछ ड्यू टू एनी रीजन अगर प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है ये वेकेंट है, ये खाली है, तो उस टाइम पे सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पोस्ट पे वो बैठा हुआ है, तो जो पावर्स है वो हम रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में किसको देखेंगे? प्राइम मिनिस्टर। राइट?
रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे पास आते हैं काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। नाउ प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करेगा, इतनी बड़ी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेगा, तो उसकी हेल्प के लिए उसके पास होते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि 5 होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए ही काम करते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। 5 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, पांचों का डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है और ये किसका कहा मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर का कहा। इनके पास इतनी पावर भी होती है कि ये किसी भी लीगल मैटर में या पॉलिटिकल मैटर में प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर सकते हैं। नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर, इफ द प्राइम मिनिस्टर अलाउज तो ये प्रेसिडेंट को भी किसी भी लीगल मैटर में एडवाइस कर सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं हमारे पास, 5। किसके अंडर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर। क्यों बनाए हैं काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर की ही हेल्प के लिए। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, तो वो है हमारा आर्टिकल 75। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स हैं वो किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, सो दैट आर्टिकल इज ऑफ आर्टिकल 75। क्लियर, ये था आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू। उसके बाद हम आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरफ से। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिकली कितने राइट्स हैं, ये 6। पहले ये 7 राइट्स थे, लेकिन अभी कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। कौन सा गया, कैसे गया, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम 6 की लिस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास राइट आता है राइट टू इक्वालिटी, जो किस आर्टिकल के इन बिटवीन आता है, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। बेसिकली आपको इन राइट से ज्यादा इन आर्टिकल्स पे ध्यान देना है। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 29 टू 30 किस फंडामेंटल राइट को स्टेट करता है, सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड रिगार्डिंग द आर्टिकल्स। राइट, राइट टू इक्वालिटी मीन्स सबको इक्वल मानेंगे, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वालिटी सोसाइटी में बनी रहेगी। वो किस आर्टिकल के अंदर आएगा, 14 टू 18 के अंदर। राइट टू फ्रीडम, एवरीवन इज फ्री टू हैव देयर डिसीजंस, ये किसके अंडर आएगा, आर्टिकल 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल क्या स्टेट करता है, बेसिकली ये स्टेट करता है कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा या उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। एक्सप्लॉइट जैसे सपोज उनसे काम हमने 9 घंटे का करवा दिया, लेकिन अगर हम उनको वेज दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो हम 5 घंटे के दे रहे हैं, तो दैट इज द एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो वो किसी के साथ नहीं करी जाएगी। वो किस आर्टिकल के अंदर आएगा, 23 टू 24 के अंदर। इसके बाद आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको हम पॉलिटिकल टर्म में सेकुलरिज्म भी बोलते हैं। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मीन्स अ पर्सन इज हैविंग द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। सपोज आई एम हिंदू, बट मैं ऐसे कोई, मेरे पास प्रोहिबिशंस नहीं है कि मैं गुरुद्वारे में जाके मत्था नहीं टेक सकती, या जो सिख लोग हैं वो मंदिर में नहीं आ सकते। आई एम टोटली फ्री टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन, मुझे कोई कल को आके क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता। ये किसके अंदर आएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, जो किस आर्टिकल के अंदर स्टेट करता है, 25 टू 28 के बिटवीन। क्लियर, इतने आर्टिकल्स आपको क्लियर हुए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एजुकेशन का राइट सबको दिया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, तो वो किस में आएगा, 29 टू 30 के अंदर। लास्ट आता है हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होता है, बेसिकली इस राइट का मतलब है कि अगर मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे तो मैं क्या करूंगी उस केस में। सपोज अगर मुझे इनमें से कोई एक राइट देने से कोई मना कर दे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन डायरेक्टली अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। मैं डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हूँ कि मुझे मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स, जो कि मेरा एक बेसिक राइट है, वो मुझे नहीं दिए जा रहे, और सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट क्या करेगी, कट कर देना, उसके अगेंस्ट क्या करेगी, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट जरूर देगी। ठीक है, सो ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइट माना जाता है। क्यों, क्योंकि यही एक राइट है जो हमारे बाकी सभी राइट्स को क्या करता है, सेफ गार्ड करके रखता है। ये आपके 6 बेसिक फंडामेंटल राइट थे, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल 32 के अंदर आता है। इज इट क्लियर।
6 फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको वाइंड अप कर दिए। अब मैं बात करूंगी वो कौन सा 7th राइट था जिसको अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो वो राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब इसको सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया है। नाउ इट इज ओनली नोन एज अ लीगल राइट इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट। सिर्फ ये लीगल राइट की कैटेगरी में आएगा, फंडामेंटल की राइट कैटेगरी में अब ये नहीं आता। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इसमें से पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर आते हैं, तो पार्ट 3। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एक और पॉइंट जो आपको इसका याद रखना है कि ये जस्टिफाइड होते हैं नेचर में। मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है कि जो डीपीएसपी है वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपको डीपीएसपी नहीं मिल रहे तो आप किसी कोर्ट में जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते, पर अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे तो यू कैन डायरेक्टली अपील टू द कोर्ट टू हैव योर राइट्स। उसके बाद आता है ये आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं आपके और आर्टिकल 35 पे खत्म हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स। ये 2 टॉपिक्स मुझे लगे थे जो कल के टॉपिक में आपको थोड़ा इन डिटेल बताने की जरूरत थी। 3 टॉपिक्स अभी और भी हैं कल के टॉपिक पे जो आपको इन डिटेल करने हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। जस्ट मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बना लें एंड इसकी रिवीजन जो है वो प्रॉपरली करते रहे। सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू सो मच।